हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सी एम श्रेयस खुंडे और आज हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं गाइस। हमारा ये आज का वीडियो जो है हमारे सेकंड चैप्टर के ऊपर, पार्टनरशिप का जो सेकंड चैप्टर है उसके ऊपर हमारा आज का एक वीडियो है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गुडविल और उसका नेचर क्या होता है और उसका वैल्यूएशन हम लोग कैसे करते हैं। तो ये जानने के लिए अभी हम लोगों का ये आज का वीडियो है, ठीक है। तो सर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गुडविल, ये सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। गुडविल का मतलब क्या होता है गाइज। गुडविल इज़ नथिंग बट आप लोगों का रेप्यूटेशन, आप लोगों ने कमाया हुआ रेप्यूटेशन। गाइज सर, आप लोग बोलोगे कि गुडविल होता क्या है, रेप्यूटेशन ही है। तो ये तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। रेप्यूटेशन इज़ नॉन मॉनिटरी थिंग सर, हम लोग थोड़ी ना रिकॉर्ड कर सकते हैं। जाहिर सी बात है सर, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो गुडविल आप लोगों ने किसी और से परचेज किया है और उसके लिए आप लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा मनी आप लोगों ने उसके लिए दिया है, तो वो गुडविल आप लोग आपके बिजनेस में या आपके बैलेंस शीट में, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप लोग बिल्कुल रिकॉर्ड कर सकते हो। तो सर, गुडविल का मतलब क्या है। सबसे पहले तो गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। आप लोगों को दिखाई नहीं देगा लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा डीप होगा। तो यही सारी चीज़ें कैलकुलेट कैसे होती है ये हमें समझना है। तो सर, शुरुआत हम लोग सोल प्रोपराइटर से करते हैं। सर, सोल प्रोपराइटर एक आदमी है, एक खून पसीना कमा के, सारी खून पसीना बहा के सारी आप लोगों को एक अच्छा उसने शॉप ओपन किया। शॉप ओपन करके बहुत अच्छा शॉप चल रहा था, सारी चीज़ें एकदम बहुत बढ़िया हो रही थी। और फिर सामने वाले एक व्यक्ति ने उसको ऑफ़र किया कि ये शॉप आप मुझे बेच दो। तो शॉप का वैल्यूएशन जब निकाला उसने, तो शॉप के वैल्यूएशन के हिसाब से शॉप का वैल्यूएशन समझो हुआ 1 लाख रुपए का। लेकिन उसका जो नाम हुआ था वो चीज़ का, कि भाई ये शॉप में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, ये शॉप ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा है। तो ये जो नाम है, ये नाम का पैसा है गाइस। और ये नाम के पैसों के लिए ही हम लोग ज़्यादा मनी चार्ज करते हैं। उसका माल, स्टॉक, एसेट वगैरह मिला के वैल्यू 1 लाख ही हो रही थी। लेकिन जब उसने वैल्यूएशन, गुडविल का वैल्यूएशन किया, तो गुडविल का वैल्यूएशन आया 25,000। तो वो शॉप को बेच रहा था 1,25,000। दैट 25,000 जो आपके रेप्यूटेशन का पैसा है, वो आप लोग बाद में बेच सकते हो और उसे ही कहा जाता है गुडविल। गुडविल इज़ नथिंग बट एन इंटेंजिबल असेट। और जो एक रेप्यूटेशन है आपका मार्केट में, उसके बारे में बात करनी है सर। सर, जैसे सोल प्रोपराइटर में रेप्यूटेशन होती है, वैसे तो पार्टनरशिप फर्म में भी होती है। जब हम लोग पार्टनरशिप फर्म ही सीख रहे हैं गाइज, तो उसका भी तो रेप्यूटेशन होगा। तो वो रेप्यूटेशन के बारे में क्या है सर। जब कभी भी एक नया पार्टनर हमारे पार्टनरशिप में एंटर करता है, हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। ओल्ड पार्टनर रिटायर होता है, फिर भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है। किसी पार्टनर की दुखद डेथ हो जाती है, तो आप लोगों को फिर भी गुडविल का वैल्यूएशन करना है। मतलब गुडविल का वैल्यूएशन करते समय आप लोगों को क्या क्या देखना है सर। गुडविल का जब मैं वैल्यूएशन करूँगा तो मुझे सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है गाइस, सारी चीज़ों के ऊपर। ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम लोग अगर देखें तो गुडविल का नेचर होता है 2 टाइप का। एक होता है परचेज्ड गुडविल और दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परचेज गुडविल सर। किसी ने खून पसीना बहा के वो चीज़ बनाई और आपने वो चीज़ किसी उससे परचेज कर ली, दैट इज़ परचेज्ड गुडविल। और दूसरा अगर हम लोग देखें तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो खुद ने बनाया हुआ गुडविल है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो मैकडोनल्ड्स, जाहिर सी बात है सर, उन्होंने खुद ने अपना गुडविल बनाया है। अगर आप लोग मार्केट में देखोगे कितने सारे, कोका कोला अपना अपना गुडविल है सर, लेज अपना अपना गुडविल है। बहुत सारे उनके उनके कस्टमर्स उनसे बहुत लॉयल है, बिकॉज उनको यही चीज़ पसंद आती है। उनकी रेपुटेशन ही वही है सर, कस्टमर सर सेटिस्फैक्शन है, दैट्स वाई। तो इम्पॉर्टेंट टर्म हमारे लिए क्या है, गुडविल। जो परचेज गुडविल है वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। इसीलिए अगर आप लोग देखोगे कोका कोला के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको कभी गुडविल नहीं दिखेगा, लेज के इसमें कभी गुडविल नहीं दिखेगा। हाँ,
इफ अगर किसी ने, लेज ने या कोका कोला ने अगर सामने वाले व्यक्ति को बेच दिया बिजनेस, तो बेचने के बाद सामने वाले व्यक्ति गुडविल का पैसा बिल्कुल रिकॉर्ड करेगा उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बिकॉज उसने वो चीज़ के लिए पैसे दिए हैं कोका कोला कंपनी को या लेज कंपनी को। समझ में आ रहा है गाइस? तो परचेज गुडविल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो सर ये चीज़ के लिए मुझे बताइए एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम लोग लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी का एसेट एक्वायर करने हैं, हमने किसी का बिजनेस एक्वायर किया, तो जाहिर सी बात है मैं बिजनेस तो एक्वायर करते समय एसेट्स भी ले लूँगा और उनके लायबिलिटीज़ जो भी होंगे वो भी मुझे पे ऑफ करने पड़ेंगे, राइट? तो एसेट्स और लायबिलिटी के बीच में जो एक्स्ट्रा चीज़ बचेगी बैलेंसिंग फिगर, वो क्या होगा? दैट बैलेंसिंग फिगर इज माई गुडविल सर। यस, दैट बैलेंसिंग फिगर इज माई गुडविल। तो वही चीज़ को समझने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल आइए देखते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। देखिए, अमृत डेली नीड्स, देखिए ध्यान से, अमृत डेली नीड्स एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ श्री शिवम फॉर नेट कंसिडरेशन ऑफ ₹5 लाख पेएबल बाय चेक। चेक से पे कर रहे हैं और कितना पैसा दे रहे हैं? 5 लाख रुपए। सर वो एक्वायर कर रहे हैं शिवम का बिजनेस, तो अमृत सारे एसेट्स अभी अमृत के हो जाएंगे, सारे लाइबिलिटीज भी पे उसे ही करना है, उसी के साथ साथ उसको 5 लाख रुपए देने हैं, राइट? द एसेट्स एक्वायर एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर आर, देखिए फर्नीचर 10,000 रुपए का है, इन्वेंट्री 750 की है और डेटर्स है 1,50,000 के। अगर तो मैं तीनों का टोटल करूं तो 10,000 प्लस 760 760 प्लस 150 8,10,000 ओके, सॉरी 9,10,000। तो 9,10,000 के एसेट्स हो गए और लाइबिलिटीज अगर मैं चेक करूं तो तीनों का टोटल कर लीजिए। यस, 75 प्लस 15 90, 90 प्लस 20 110 और 6,10,000। और उसी के साथ साथ और क्या देना है सर? यहाँ पे उन्होंने बोला है नेट कंसिडरेशन कितने में देना है? 5 लाख रुपए और भी देना है। ये लाइबिलिटीज का भी पेमेंट करना पड़ेगा और ये 5 लाख रुपए भी देने पड़ेंगे और फिर ये एसेट्स उसके हो जाएंगे, राइट? तो अगर मैं चेक करूं 9,10,000, अब 520 प्लस 75,000 प्लस 15,000, ये तो देना ही देना है सर। उसी के साथ साथ 5 लाख रुपए और देना है, ठीक है? तो उन्होंने एक सिंपल सा जर्नल एंट्री पास किया है। देखो, फर्नीचर उसको मिलेगा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट एसेट है, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 7,50,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 1,50,000। तो ये मत देखिए अभी। 2 क्रेडिटर्स अकाउंट 520, ये पे ऑफ करना पड़ेगा। 2 सैलरीज पेएबल, 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड 2 शिवम अकाउंट, बिकॉज शिवम को भी ये 5 लाख रुपीज आपको देना है। तो अगर मैं क्रेडिट माइनस डेबिट करूंगा सर, तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर 2 लाख रुपए का आ रहा है, ये 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा उन्होंने दिया है। वो किस चीज का दिया है? एक्स्ट्रा उन्होंने दिया है गुडविल के प्रति, ओके? तो ये 2 लाख रुपए उन्होंने दिया है, उसका एंट्री है सर। बैलेंसिंग फिगर आई है हमारी 2 लाख रुपए और फिर शिवम को पेमेंट करना है, तो शिवम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, राइट? हमसे पैसा जा रहा है, शिवम को मिल रहा है। हम अमृत है ना, अमृत के बुक्स में एंट्रीज हो रही हैं, राइट? यस, हमसे पैसा जा रहा है, अमृत से पैसा जा रहा है, तो बैंक इज क्रेडिटेड एंड शिवम को मिल रहा है, दैट इज शिवम इज डेबिटेड। तो सर सेल्फ जनरेटेड नहीं है ये क्या है? परचेज्ड गुडविल है। तो इसीलिए परचेज गुडविल को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है? तो समझ में आ रहा है गाइस? एकदम सिंपल। असेट्स लाइबिलिटीज, इनका डिफरेंस, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आप लोग पे कर रहे हो, दैट इज गुडविल अमाउंट, ओके? सिंपल पार्ट समझ में आ रहा है गाइस? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो सर ये परचेज गुडविल के बारे में, और मैंने आपको बताया सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओके? तो सर ये तो हुआ नेचर गुडविल का, ओके? अभी ये गुडविल को वैल्यू करने के लिए वी हैव मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो सर वैल्यूएशन के मेथड्स होते हैं, कितने टाइप के मेथड्स हैं सर वैल्यूएशन के? तो सबसे पहले समझिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड। 3 टाइप के अलग अलग मेथड्स हैं। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। फिर से एक बार सुनिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड
एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी दो पार्ट है गाइस। तो पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ध्यान से समझिएगा, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। और उसके बाद अगर आप देखोगे सुपर प्रॉफिट मेथड है, और कैपिटलाइजेशन मेथड में भी आप लोगों को दो चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो उसमें भी आप लोगों को पहला पार्ट दिखेगा दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा पार्ट देखने को मिलेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आइए जानते हैं सबसे पहला मेथड दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सर एवरेज प्रॉफिट मेथड में पहला पार्ट दैट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ओके, नाउ गाइस, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आप लोगों को कुछ चीजों से गुजरना पड़ता है। ध्यान से देखिए, वर्ड इज एवरेज। एवरेज करने के लिए आप लोगों को पिछले 3, 4, 5, 6 साल के आपको प्रॉफिट्स देंगे, राइट। जाहिर सी बात है सर, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गलतियां हुई होंगी। वो गलतियों को सुधारने के बाद ही हम लोग एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए वो गलतियां अगर कुछ है तो वो आप लोगों को यहाँ पे रेक्टिफाई करनी है, एंड फॉर दैट पर्पज वी हैव टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट। ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, उसके लिए वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। तो कुछ चीजें ऐसी होती है सर, शुरुआत करनी पड़ती है आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पास्ट ईयर बिफोर एडजस्टमेंट से। बिफोर एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या है, सिर्फ आप लोगों को पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी साल में आप लोगों ने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट कर दिया, तो उसका इम्पैक्ट देना आप लोगों से रह गया होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है सर, कोई ऐसी चीज जो मैंने P&L में नहीं लेना था वो P&L में ले दिया होगा, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट गड़बड़ दिख रहा होगा। अभी यही प्रॉफिट को आपको सुधारना है गाइज, तो उसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट्स हम लोगों को करने पड़ेंगे, और ये एडजस्टमेंट्स के प्रति ही हमारा ये स्टेटमेंट है। तो ध्यान से समझिएगा गाइज, स्टेटमेंट की शुरुआत कहाँ से होती है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पास्ट ईयर, जितने साल के प्रॉफिट दिए हैं बिफोर एडजस्टमेंट सारे लिख लो। ठीक है, 2, 3, 4, 5 कितने साल के दिए हैं वो। उसके बाद सर कुछ ऐसी चीजें, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हुआ है, या कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया है, वो चीजों का एडजस्टमेंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला वहां पे पार्ट दिया है ए, नॉर्मल लॉसेस। सर नॉर्मल लॉसेस के मतलब क्या है, सॉरी एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस का मतलब क्या है सर, लॉस बाय फायर हो गया, राइट, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, कुछ ना कुछ चोरी चकारी हो गई सर, फायर आ गया, कुछ फाइन पेनल्टीज वगैरह कुछ चीजें बैठ गई आप लोगों को, तो एबनॉर्मल लॉस था। ये आप लोग कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन आप लोगों ने कंट्रोल नहीं किया। ये आपकी गलती की वजह से फायर लगी होगी या चोरी हुई होगी, तो ये लॉस जो आप लोगों ने बता दिया कहाँ पे, P&L डेबिट में, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया। ये लॉस तो P&L डेबिट का नहीं है सर, ये रेगुलर नॉर्मल रूटीन नेचर का है क्या, नहीं सर। ये तो रोज हमारे फैक्ट्री में आग लगती है क्या, नहीं। रोज चोरी होती है क्या, नहीं। तो अगर ये मेरा रूटीन एक्टिविटी नहीं है तो मैंने P&L में कैसे डाल दिया। अगर मैंने ऐसा P&L में डाल दिया तो जाहिर सी बात है मैंने ये लॉस से बोल के P&L डेबिट डाला होगा। P&L डेबिट डाला है तो उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया है। अभी मुझे गलती हो गई है, उसे सुधारना है तो मुझे ये लॉस वहाँ से हटाना पड़ेगा। मतलब मुझे मेरे प्रॉफिट में इतनी अमाउंट फिर से ऐड करनी होगी। दैट्स वाई एबनॉर्मल लॉसेस शुड बी एडेड। एबनॉर्मल लॉस P&L डेबिट में था, इसीलिए मेरा प्रॉफिट कम हो गया था। अभी मुझे प्रॉफिट को बढ़ाना है तो क्या करना है, ऐड कर दीजिए सर। इसी के अपोजिट एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या है सर, कुछ ऐसी चीजें जो आप लोगों ने रिकॉर्ड कर ली। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ फिक्स असेट, फिक्स असेट का सेल हो गया और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ, तो मुझे बताइए ये क्या P&L डेबिट या P&L क्रेडिट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉफिट हुआ तो P&L क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं क्या, बिल्कुल नहीं सर।
लॉस हुआ तो पी एंड एल डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं सर, ये एसेट का पार्ट है, मैं एसेट में रिकॉर्ड करूंगा, मैं पी एंड एल में क्यों डालूंगा? जाहिर सी बात है। तो सर अगर प्रॉफिट हुआ है पी एंड एल में, तो ये मैंने गलती से अगर पी एंड एल क्रेडिट डाल दिया, तो जाहिर सी बात है पी एंड एल क्रेडिट उतनी अमाउंट से बढ़ गया। एज मेरा क्रेडिट उतनी अमाउंट से बढ़ गया, मेरा प्रॉफिट भी उतनी अमाउंट से बढ़ गया। तो अभी मुझे वो प्रॉफिट को कम करना है, कम करना है तो क्या करना है? डिडक्ट, लेस। दैट्स वाई एबनॉर्मल गेन्स लेस हुए हैं। और उसी के ऊपर अगर देखोगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, फिक्स असेट का लॉस हो गया, जो पी एंड एल डेबिट डाल दिया, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया, अभी मुझे उसको बढ़ाना है तो ऐड करना है। दैट्स वाई लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट वहां पे ऐड हो रहा है। लॉस होना फिक्स असेट पे ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज को ही हम लोग पी एंड एल डेबिट रिकॉर्ड करते हैं या पी एंड एल क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद सर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझिए। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ, मतलब क्या हुआ सर? ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होने से मेरा पी एंड एल, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड बढ़ गया होगा क्या? बताइए। जहाँ पे 10,000 ओपनिंग स्टॉक बताना था, वहाँ पे अगर मैंने 20,000 बता दिया, तो जाहिर सी बात है 10,000 से मेरा डेबिट बढ़ गया। 10,000 से डेबिट बढ़ने से मेरा प्रॉफिट 10,000 से कम हो गया। ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है? ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा चढ़ा के बताना। सर 10,000 के ओपनिंग स्टॉक को मैंने अगर 20,000 बता दिया, तो मेरा डेबिट साइड 10,000 से बढ़ गया। अभी अगर मेरा डेबिट साइड 10,000 से बढ़ गया है, तो मुझे बताइए मेरा प्रॉफिट 10,000 से कम हो गया होगा, बिकॉज डेबिट इज मोर देन क्रेडिट बाय 10,000। तो 10,000 से अगर मेरा प्रॉफिट कम हो गया है और ये गलती है और अभी मुझे सुधारना है, तो मैं क्या करूंगा? वो 10,000 वहां से निकाल दूंगा, मतलब मेरे प्रॉफिट में मैं ऐड कर दूंगा। दैट्स वाई ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज एडेड। और बाजू में देखिए अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो क्रेडिट साइड में 10,000 बताना था, मैंने 5,000 बता दिया, तो क्रेडिट साइड मेरा 5,000 से कम हो गया। क्रेडिट साइड मेरा 5,000 से कम हो गया, तो जाहिर सी बात है मेरा प्रॉफिट 5,000 से कम हो गया। प्रॉफिट अगर 5,000 से कम हो गया, तो अभी मुझे उसको बढ़ाना है, बढ़ाना है तो ऐड करना है। दैट्स वाई अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज एडेड। लेस में अगर सेकंड देखोगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक उसी के रिवर्स बताए हैं। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बता दिया हमने, मतलब 10,000 की जगह पे 15,000 बता दिया, तो मेरा प्रॉफिट 5,000 से बढ़ गया गलती से। अभी मुझे उसको सुधारना है तो माइनस करना है। और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, 10,000 का ओपनिंग स्टॉक अगर मैंने 5,000 बता दिया, तो मेरा डेबिट 5,000 से कम हो गया, जिससे मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। अभी मुझे वो प्रॉफिट को कम करना है तो क्या करूंगा? लेस करूंगा। समझ रहे हो गाइज? नॉन रिकरिंग इनकम्स, अगर कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस या नॉन रिकरिंग इनकम है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस मतलब सर ऐसे कुछ एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड ही नहीं है, और नॉन रिकरिंग इनकम्स ऐसे कुछ इनकम्स जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड ही नहीं है। ऐसे कुछ इनकम्स और एक्सपेंसेस अगर होते हैं नॉन रिकरिंग नेचर के, तो जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट आइदर कम होगा या बढ़ेगा। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस पी एंड एल डेबिट जाने से हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। उसे बढ़ाना है तो ऐड करना है सर। और नॉन रिकरिंग इनकम्स अगर पी एंड एल क्रेडिट हो गए, तो उसको क्या करना है सर? आप लोगों को लेस करना है। ओके। और पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन इफ इट इज नॉट डिडक्टेड, पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन अगर है और वो डिडक्ट नहीं किया है, तो उसे भी माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज वो पी एंड एल डेबिट वाला पार्ट नहीं है। ओके। और सर यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंसेस अगर हमने रेवेन्यू बोल के चार्ज किया, तो ये वाले पार्ट को भी हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज किया, मतलब उसे पी एंड एल डेबिट बता दिया। पी एंड एल डेबिट बताने से मेरा प्रॉफिट कम हो गया, तो अभी बढ़ाना है तो ऐड कर देना है। ठीक है। और लास्ट में अगर आप लोग लेस में देखोगे, एनी अदर फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, ऐसे कुछ चीजें जो आप लोगों ने, जिसकी वजह से आप लोगों का प्रॉफिट बढ़ गया है और जिसे आपको कम करना है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे।
समझ में आ रहा है गाइस? ओके, तो ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आपको मिलेंगे सारे, उसे कहा जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। ओके, उसे क्या कहा जाएगा? एडजस्टेड प्रॉफिट। अभी एडजस्टेड प्रॉफिट में आप लोगों को क्या करना है उसके बाद? सर उसको एवरेज करना है। ठीक है, तो एवरेज कैसे करेंगे? सारे प्रॉफिट्स का मैं टोटल करूंगा और डिवाइडेड बाय नंबर, कितने साल है वो नंबर से डिवाइड करूंगा। जैसे 5 साल का प्रॉफिट है तो सारे 5 साल के प्रॉफिट में ऐड कर दूंगा और डिवाइडेड बाय 5 कर दूंगा। ये सिंपल एवरेज होता है। ठीक है, सिंपली डिवाइडेड बाय दैट नंबर 5, तो उससे डिवाइड करूंगा तो मुझे एवरेज बिजनेस प्रॉफिट मिल जाएगा और उसके बाद उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। ये प्रॉफिट कितने ईयर का है, ये पास्ट में हमने कितने एफर्ट्स लेके बनाया है, ये आपको बताएंगे आपके नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा गुडविल आएगा सर, और यही है मेरा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। जब एवरेज प्रॉफिट की बात आएगी तो आप लोगों को ये वर्किंग हमेशा एडजस्टेड प्रॉफिट तक की वर्किंग बिल्कुल करनी ही पड़ेगी, और ये वर्किंग करने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। फिर हम लोग सिंपल और वेटेड वाला पार्ट दोनों कंपेयर कर सकते हैं बाद में, लेकिन एडजस्टेड प्रॉफिट तक का पार्ट सिंपल एंड वेटेड में दोनों जगह पे सेम ही है। ओके, फिर बाद में नीचे के स्टेप्स बदल सकते हैं। सेकेंड वाली स्टेप है वो सिर्फ बदल जाएगी, बाकी तो सब सेम रहेगा सर। वहां पे भी गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस ही रहेगा, बस वहां पे वो सिंपल की जगह पे वेटेड एवरेज होगा और यहाँ पे सिंपल एवरेज है। मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेस से तो मैं मेरा आंसर निकाल पाऊंगा। समझ रहे हो गाइज? ओके, तो ये है हमारा पार्ट, और इसी के ऊपर सर एक क्वेश्चन हम लोग अभी करने जा रहे हैं। क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही हम लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। हाँ, ध्यान से। सिमरन परचेज अनीताज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018। इट वॉज एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 years परचेज। देखिए, आप लोगों को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दिए हैं 3 years। ओके, तो ये लास्ट वाले में आप लोगों का आंसर 3 से मल्टीप्लाई करना है, बस ये आप लोगों को मिल गया। ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year, पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स आपको दिए हैं। ठीक है, तो देखिए 90,000, 160, 180 और 220 पिछले 4 साल के प्रॉफिट। इट वॉज ऑब्जर्व फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट, क्या ऑब्जर्व हुआ है देखिए, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2015 क्या हो रहा है, एन एसेट वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10,000। देखिए 10,000 का गेन हुआ है और वो एसेट गेन पे सोल्ड किया है। तो मुझे बताइए, गेन हुआ है मतलब ये P&L क्रेडिट बता दिया होगा इन्होंने, गलती हुई है ना, P&L क्रेडिट बता दिया जिससे मेरा प्रॉफिट 10,000 से बढ़ गया। अभी मुझे उसको कम करना है, कम करना है तो क्या करूंगा, ये 10,000 को मैं लेस करूंगा सर। बिल्कुल गाइज, वेरी गुड। 90,000 में से 10,000 ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ समझ लीजिए, उसका वर्किंग सामने मिलेगा, डोंट वरी। सेकेंड एडजस्टमेंट देखिए, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2016 a machine got destroyed in accident and rupees 30,000 was written off as a loss on profit and loss account। देखिए मशीनरी डिस्ट्रॉय हुई एक्सीडेंट में, 30,000 आप लोगों ने P&L डेबिट कर दिया। मशीनरी है सर, कैपिटल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप लोगों ने 30,000 इसका P&L डेबिट कर दिया, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट उस साल का 30,000 से कम हो गया। अभी मुझे बढ़ाना है तो क्या करूंगा सर, ऐड बैक कर दूंगा 30,000 को, तो 160 में 30,000 ऐड हो जाएंगे। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2017 फर्म्स एसेट्स वेयर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। फर्म के एसेट इंश्योर्ड नहीं थे तो इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग 10,000, इंश्योरेंस निकाला उसका और 10,000 चार्ज किया। लेकिन सर ये इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ये हमारा रेगुलर एक्टिविटी है क्या, मुझे बताइए? नहीं, ये हम लोग पे करेंगे फ्यूचर में, राइट? लेकिन हमने रिकॉर्ड कर दिया है अभी, तो रिकॉर्ड कर दिया है जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट 10,000 से कम हुआ है। अभी मुझे उसको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा सर,
बताइए मुझे, ये 10,000 से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, प्रीमियम है ना, 10,000 से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया है, अभी मुझे उसको कम करना है, कम करना है तो लेस करना पड़ेगा सर। तो ये 10,000 को आपको लेस करना है 2017 में से, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट्स हुए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो देखिए कैसे सॉल्व हुआ है, ध्यान से देखिए। 2015 में क्या हुआ था, ये एडजस्टमेंट में से 10,000 माइनस हुआ था, तो ये आ गया 80,000। इसमें 30,000 ऐड करना था राइट ऑफ वाला, वो ऐड हो गया 190। इसमें से वो प्रीमियम का पार्ट 10,000 माइनस करना था, ये 170। इसमें कोई एडजस्टमेंट वाला पार्ट नहीं था, इसीलिए वो एज इट इज़ आ गया। इन सब का टोटल किया है 6,60,000, और इसको टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं हमारे, 4, उससे डिवाइड किया है, तो वो आया 1,65,000। और गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो 3 साल है, तो गुडविल आया मेरा 4,95,000। और इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए उन्होंने एक नोट दिया है, देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम टुवर्ड इंश्योरेंस ऑफ असेट इज अ रेगुलर एक्सपेंस, देयरफॉर इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2017। इंश्योरेंस प्रीमियम जो था वो आप लोगों ने नहीं दिया था, उसको माइनस करने की ज़रूरत थी, वो P&L डेबिट बताना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं बताया, इसीलिए उसमें से वो माइनस हो गया। ओके, तो सर यहाँ पे आप लोगों का ये क्वेश्चन समाप्त होता है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट्स किए, एडजस्टमेंट करने के बाद सारे प्रॉफिट्स का टोटल किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स किया, तो जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो मेरा आंसर आया है सर 4,95,000। गेटिंग अ फेयर आइडिया गाइज। ओके, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी आप लोग देखिए, एकदम सिंपल, ध्यान से देखना है। यस, तो सर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, ABC आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1. They decided to take D into partnership from 1st April 2018 for 1/4 share in profits. Okay. For this purpose, goodwill is to be valued at twice the average annual profit. Average annual profit का twice मतलब multiplied number of years purchase क्या होगा, 2 of the previous 3 or 4 years whichever is higher. ध्यान से देखिए, 3 साल का एवरेज निकालना है और 4 साल का एवरेज निकालना है, दोनों में से जो हायर होगा उसको आप लोग एवरेज प्रॉफिट ट्रीट करोगे। ये पार्ट ही वही है सर, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 विच एवर इज हायर। पिछले 3 साल का या पिछले 4 साल का, दोनों का निकालो एवरेज, और फिर उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करो, तो आपका गुडविल आएगा। सिंपल। तो सर इतना सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, 2 पार्ट किए हैं, बेस्ड ऑन पास्ट 3 ईयर्स और बेस्ड ऑन पास्ट 4 ईयर्स। तो 3 साल की टोटल यहाँ पे की है, 4 साल की टोटल यहाँ पे की है, इसको डिवाइड बाय 3 किया है, इसको डिवाइड बाय 4 किया है, ये एवरेज प्रॉफिट्स हैं। दोनों में से हायर कौन सा है गाइज, मुझे बताइए। 37,925 इज हायर, और इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 किया है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, तो वो आ गया 75,850। एकदम सिंपल सर, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बताइए क्या दिक्कत है कोई आप लोगों को इसमें। 3 साल का, 4 साल का, उसको डिवाइड बाय 3, इसको डिवाइडेड बाय 4, जितने साल का प्रॉफिट है उसको उतने ही नंबर से डिवाइड किया करना है। ओके, तो ये डिवाइड करो दोनों में से जो हायर है वो हम लोगों ने लिया है, राइट, सिंपल सम्स। चलिए और एक ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिए। ABC are partners sharing profits and losses equally. Okay, they agree to admit D for equal share. For this purpose, goodwill is to be valued at 4 years purchase of average profit of last 5 years. Profit for the past 5 years. देखिए गुडविल कितना वैल्यू है 4 years परचेस में, पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं, जिसमें 1 साल में आपको अगर दिख रहा होगा तो निगेटिव है 1,20,000. On 1st April 2017, 5 cycles costing ₹20,000 were purchased and wrongly debited to traveling expenses. सर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट हो चुका है, बिकॉज साइकिल इज एन एसेट
एसेट को आपने P&L डेबिट डाल दिया है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में। जाहिर सी बात है सर, अगर मैंने उसको P&L डेबिट किया है तो ना मैंने उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, नथिंग, कुछ भी नहीं किया होगा। इसका एडजस्टमेंट मुझे करना पड़ेगा। 1 अप्रैल 17 का मतलब है ये 17-18 का पार्ट है, राइट। 17-18 का पार्ट मतलब ये आखिरी वाले ईयर का पार्ट है गाइज। मुझे बताइए बराबर है कि नहीं, ये आखिरी वाले ईयर का पार्ट है जी, जहाँ पे 1,20,000 नेगेटिव आ रहा है वो ईयर का पार्ट है। वहाँ पे 1,20,000 का लॉस आने का रीज़न है कि डेबिट साइड में 20,000 आप लोगों ने ज़्यादा डाल दिया है गाइस, ध्यान से समझिएगा। 20,000 आपके डेबिट में ज़्यादा आने के कारण आपका लॉस 20,000 से बढ़ गया है, तो ये 20,000 वहाँ से निकालना पड़ेगा। तो ये 20,000 अगर मुझे वहाँ से निकालना है तो मैं ऐड बैक कर दूंगा ये मेरे लॉस में, 1,20,000 के लॉस में ये 20,000 ऐड कर दूंगा, तो वो लॉस कम होके 1,00,000 का बन जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर हुआ सर, राइट। 20,000 मैंने P&L डेबिट डालने से मेरा क्रेडिट साइड में लॉस 1,20 हो रहा है, जो ये 20,000 डेबिट में नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, तो मैं वहाँ से हटा दूंगा। एज मैं वहाँ से वो हटा दूंगा तो 20,000 से मेरा लॉस भी तो कम हो जाएगा, और मेरा लॉस कम होके 1,00,000 हो गया। सर वो 20,000 हटा के, लेकिन ये साइकिल तो एसेट है, एसेट के ऊपर क्या चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन। तो 20,000 के ऊपर वहाँ पे डेप्रिसिएशन का रेट है 25%, तो 20,000 का 25% दैट कम्स टू 5,000, जो कि आपने P&L डेबिट डालना चाहिए था, तो 5,000 डालना चाहिए था, वहाँ पे मैंने 20,000 डाल दिया, तो नेट इफेक्ट तो 15,000 का हो गया ना सर। 20,000 मैंने निकाल दिया और 5,000 वहाँ पे फिर से डाल दिया, मतलब 15,000 निकाल दिया ना। तो 1,20,000 में से अगर मेरा 15,000 से मेरा प्रॉफिट या मेरा लॉस यहाँ पे कम हो जाएगा, तो 1,20,000 में से 15,000 अगर कम करना है तो 1,05,000 रुपये का लॉस मेरा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे गलती थी और ये गलती मुझे सुधारनी है। तो देखिए कैसे सॉल्व हुआ है, ध्यान से। यहाँ पे बाकी के कोई चीज़ों में चेंज नहीं है, ये 30 का 30 एज इट इज़ है, ये 70 एज इट इज़, ये 1,00,000 एज इट इज़, ये 1,40,000 एज इट इज़। ये 1,05,000 जो हमने अभी देखा था ये नोट में दिखना है। चलिए नोट देखिए, ठीक है। लॉस देखिए 1,20, जिसमें कॉस्ट ऑफ साइकिल्स रॉन्गली डेबिटेड टू P&L अकाउंट, जो P&L में रॉन्गली डेबिट हुआ जिसकी वजह से मेरा लॉस 20,000 से बढ़ गया। अभी मुझे उसको कम करना है तो ऐड बैक कर दूंगा। तो इसमें 1,20 में से 1,20 में 20,000 ऐड कर दिया तो हुआ 1,00,000, लेकिन उसमें से डेप्रिसिएशन तो माइनस करना पड़ेगा सर, ये P&L डेबिट ही डालना चाहिए था, तो ये मैंने उसमें से माइनस किया है, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, और ये 1,05,000 हो चुका है। समझ रहे हो गाइज? और ये 1,05,000 यहाँ है, तो इनका एवरेज मैंने किया टोटल, तो इन सबका टोटल इसमें से 1,05,000 माइनस, तो वो हुआ 235 डिवाइडेड बाय 5 साल है, उससे 5 से डिवाइड किया तो वो हुआ 47,000। एंड गुडविल वी हैव टू कैलकुलेट ऑन 4 years परचेज, तो 47,000 इंटू 4 दैट कम्स टू 1,88,000। समझ में आ रहा है गाइज? बिल्कुल सर, बहुत सिंपल है, कोई नई दिक्कत, सिर्फ आप लोगों को ध्यान देना है। ओके, चलिए ऐसा ही और एक सम करते हैं गाइज, एकदम सिंपल सम। अगेन जैसे पिछले क्वेश्चन में आपका कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट किया था, अभी ये क्वेश्चन में रेवेन्यू को कैपिटल का पार्ट आएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। A-B are partners sharing profits equally. They admit C into partnership for equal share. Okay. उसके बाद गुडविल वॉज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। 2 year परचेज दिया है, पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स आप लोगों को दिए हैं, 55,000 लॉस है 3rd year में। ओके, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म रिवील्स एज फॉलोज। देखो, द फर्म हैड एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर 31 March 2015। पहले साल में एबनॉर्मल गेन है जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट 10,000 से बढ़ गया है। गेन है ना, 10,000 से बढ़ गया है, उसे मुझे कम करना है। कम करना है तो क्या करूंगा गाइस? कम करना है तो मैं उसको माइनस करूंगा, तो 10,000 उसमें से माइनस हो जाएगा। सेकेंड एडजस्टमेंट देखिए, द फर्म इनकर्ड एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 2016 में। लॉस है सर
2016 में 20,000 का लॉस है, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो चुका है। अभी मुझे बढ़ाना है तो 20,000 को ऐड करूंगा गाइज। तो इसीलिए दूसरे साल में 20,000 को ऐड करना है। उसके बाद repairs to car amounting to rupees 50,000 was wrongly debited to vehicle। अभी देखिए, repairs to car is a revenue expenditure जो आपने कैपिटल ट्रीट कर दिया है, राइट। कार का रिपेयर 50,000 का आप लोगों ने क्या कर दिया, कार को डेबिट कर दिया, जिससे P&L डेबिट आना चाहिए था 50,000, जो P&L डेबिट ना आते हुए वो कहाँ चला गया, एसेट में। जाहिर सी बात है सर, वो एसेट में जाने के कारण क्या हुआ, मेरा जो लॉस है वो 55,000 का लॉस हो गया है। ध्यान से देखिए, repairs to car amounting to rupees 50,000 was wrongly debited to vehicle on 1st May 2016। The depreciation was charged on vehicle at the rate 10% on straight line method। सर 50,000 से मेरा कार बढ़ गया, तो ये मैंने रिपेयर्स के ऊपर भी गलती से डेप्रीसिएशन वहां पे चार्ज कर दिया होगा। क्यों, क्योंकि मैंने रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट कर दिया। तो ये 50,000 पे 10% का डेप्रीसिएशन जो मैंने P&L डेबिट डालने के कारण मेरा लॉस 55,000 आ गया है। लेकिन ये 5,000 P&L डेबिट आना ही नहीं चाहिए था सर। ये कितना आना चाहिए था, ये 5,000 डेबिट से अगर हटा दूं मैं, तो मुझे बताइए, ये हटाना है तो मुझे ऐड बैक करना पड़ेगा उसमें वो, राइट। तो मुझे अगर उसमें वो ऐड बैक करना है तो 55,000 में से वो 5,000 ऐड हो जाएंगे, तो वो बचेंगे 50,000। ध्यान से समझिएगा गाइजा। अभी देखिए, लेकिन ये 50,000 मेरा लॉस, एक्चुअल लॉस हो गया, ठीक है। अभी लेकिन 45,000 उसमें से, ध्यान से समझिए अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये रिपेयर्स तो 50,000 का था सर। जो 50,000 मैंने डालना था P&L डेबिट में, मैंने डाला 5,000, तो मैंने 45,000 नहीं डाले हैं गाइस, 45,000। और यही 45,000 का मेरा वहां पे लॉस हो रहा है। समझ रहे हो क्या बात को, 55,000 का लॉस है, जिसमें 45,000 मैंने कम डाले हैं। रिपेयर्स मैंने कहाँ डाल दिया, असेट में। वो असेट में ना जाते हुए P&L डेबिट जाना चाहिए था, जिससे मेरा लॉस 50,000 से बढ़ना चाहिए था। लेकिन मैंने 50,000 की जगह पे 5,000 रुपये रिकॉर्ड कर दिए थे, क्योंकि डिप्रिसिएशन था, राइट। तो वो 5,000 हटा के मुझे 50,000 वहां पे डालने हैं। मतलब कहना है से एड 5,000 लेस 45,000। ये समझ रहे हो क्या, बताओ। एड 5,000 लेस 45,000। यस, तो इसमें अगर 55,000 लॉस में मैं 5,000 ऐड कर दूंगा तो वो हो जाएगा 50,000 लॉस, और उसमें से लेस 45,000 करूंगा तो वो हो जाएगा 95,000। समझ रहे हो। उसके बाद चौथा एडजस्टमेंट देखिए, अ बैड डेट ऑफ ₹5,000 वॉज ओमिटेड टू रिटर्न ऑफ इन द ईयर 17-18। सर बैड डेट एक था जो P&L डेबिट करना मैं भूल गया था, ओमिट हो गया था, जो P&L डेबिट डालना था, जिसकी वजह से और मेरा लॉस बढ़ेगा 5,000 से। तो 95 था अभी तक, अभी और 5,000 से बढ़ेगा, मतलब टोटल लॉस हो जाएगा 1,00,000 रुपए का। यही कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ गई तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो। ध्यान से समझिए, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जो रिपेयर टू कार था, जो P&L डेबिट होना चाहिए था, वो मैंने क्या कर दिया है, एसेट को डाल दिया है। तो एसेट को डालने के कारण मेरा P&L डेबिट में 50,000 कम हो गया, जिससे मेरा लॉस 55,000 तक ही आया, जिससे मेरा लॉस भी 50,000 से कम आ गया, राइट। तो ये 50,000 मुझे फिर से P&L डेबिट डालना है। तो मैंने P&L डेबिट 50,000 डालने के कारण 55,000 का लॉस 50,000 से बढ़ गया, वो हो गया 1,05,000। लेकिन सर मैंने 10% से डिप्रिसिएशन जब चार्ज किया तो मैंने गलती से व्हीकल में डाला था, इसीलिए मैंने 5,000 डिप्रिसिएशन करके P&L डेबिट डाला था, राइट। तो ये 5,000 भी मुझे हटाना है। ये 5,000 मुझे अगर हटाना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें से सिंपली माइनस कर दूंगा 5,000, तो वो हो जाएगा 1,00,000 रुपए। तो उसी के ऊपर यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट,
तो एडजस्टमेंट आप लोगों का यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये पहले दो तो एडजस्टमेंट सिंपल है, 10,000 ये गेन का है और 20,000 ये लॉस का है, राइट। तो ये आप लोगों ने ऐड और लेस कर दिया था, और ये 45,000 है जो नेट इफेक्ट है, जो आगे चल के आपको नोट में दिखेगा, डोंट वरी, ठीक है। और ये साल में कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा 1 लाख का लॉस यहाँ आया है, मैंने ऐड किया है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 57,500 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आया आप लोगों का गुडविल। तो इसकी वर्किंग यहाँ दी है, देखिए ध्यान से। रिपेयर्स एक्सपेंस that should have been debited to P&L account as a expense but accounted as a capital expenditure, तो लॉस इंक्रीज होगा 50,000 से, राइट। तो नेगेटिव 50,000 मैंने लिख दिया। डिप्रिसिएशन रॉन्गली डेबिटेड टू P&L अकाउंट फॉर द ईयर 5,000, वो ऐड कर दिया, तो 45,000 मेरा पार्ट आ गया, राइट। और डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर 5,000 था, और उसमें से बैड डेट मैंने माइनस कर दिया है 5,000 का रिटर्न ऑफ का, तो वो तो नील हो गया सर, एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। 17, 18 था, एक 17 का था, एक 18 का था, जाहिर सी बात है सर। तो ये वाला पार्ट मेरा ख़त्म हो गया, ओके। तो समझ में आ रहा है गाइज, ये बहुत ही लॉजिकल है, लॉजिक से जाओगे तो समझेगा, रट्टा नहीं मारना है गाइज, ओके। चलिए, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ तक हमारे अभी तक जितना भी पार्ट देखा वो सिंपल एवरेज के प्रति देखा सर। अभी मैं वेटेड एवरेज के प्रति अगर बात करूं, तो वेटेड एवरेज के प्रति आपको क्या करना है। सबसे पहले तो जैसे आप लोगों ने नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकाला, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट के लिए आप लोगों ने जैसे एडजस्टमेंट्स किए वैसे सेम एडजस्टमेंट्स आप लोगों को यहाँ करने हैं, ओके। लेकिन अगर आप लोग देखोगे वेटेड एवरेज करते समय आपको वेट्स को फॉलो करना पड़ेगा। सर वेट क्या होते हैं? वेट में भी 1 2 3 4 या 4 3 2 1, depends upon situation. If ascending order is there, ascending order of profit is there, तो वहां पे वेट्स आएंगे 1 2 3 4। लेकिन if there is descending order, then वेट्स आएंगे 4 3 2 1। मतलब प्रॉफिट अगर असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है 10,000 20,000 30,000 40,000, तो वेट्स विल बी 1 2 3 4। एंड इफ प्रॉफिट अगर रिड्यूसिंग वाला है तो वेट्स विल बी 4 3 2 1, ओके। और ये वेट्स से वो प्रॉफिट्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको वेटेड प्रॉफिट्स मिलेंगे, और ये वेटेड प्रॉफिट्स को डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स करना है। तो वेट का टोटल मतलब 1 2 3 4 अगर वेट है 1 + 2 + 3 + 4 10, तो डिवाइड बाय 10, 4 साल का प्रॉफिट है तो डिवाइड बाय 10 करना है आपको, ठीक है। टोटल वेटेड एवरेज सारे प्रॉफिट्स को ऐड करो, डिवाइडेड बाय वेटेड प्रॉफिट करो, टोटल वेट्स करो, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस अगर आप करोगे तो यू विल गेट गुडविल। बहुत ही सिंपल है गाइस, एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिए। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 years वेयर, पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स आपको दिए हैं 40 48 60 50 36। सर देर इज नो ट्रेंड, देखिए असेंडिंग भी नहीं है डिसेंडिंग भी नहीं है, ध्यान से देखिए, ये मिक्स्ड है। लेकिन इफ क्वेश्चन इज सेइंग कि इसको वेटेड करना है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट कि वेटेड करना है या सिंपल करना है, और अगर आपको वहां पे ट्रेंड दिख रहा है, तो अगर ट्रेंड दिखा तो आप लोग क्या करोगे, उसको वेटेड एवरेज करोगे। लेकिन ट्रेंड नहीं दिखा तो यू कैन फॉलो सिंपल एवरेज, ओके। तो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट्स 1 2 3 4 5 respectively to the profits for the year ended 31st March 2014 15 16 17 18, okay। यस सर, बिल्कुल। तो चलिए, 5 साल के प्रॉफिट्स है हमारे पास, उनको मैंने वेट्स असाइन कर दिए हैं और मल्टीप्लाई किया है। 40,000 इंटू 1 40,000, 48,000 इंटू 2 96,000, 60,000 इंटू 3 1,80,000, 50,000 इंटू 4 2 लाख एंड 36,000 इंटू 5 1,80,000। उन सब का टोटल किया है, वो आया है 6,96,000, और उसको डिवाइड किया है हमने टोटल वेट से 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो दैट कम्स टू 15, तो वो आया है 46,400। ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया, उसको मल्टीप्लाई किया है नंबर ऑफ ईयर्स परचेस से, तो आपको आंसर मिला है सर 1,39,200। समझ में आ रहा है क्या गाइस, मुझे बताइए। 1,39,200 एकदम सिंपल, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है सर।
और ये होता है आप लोगों का समाप्त यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ओके, एवरेज प्रॉफिट में आपको क्या करना है सर, जो एडजस्टमेंट है वो करना है, फिर सिंपल या वेटेड के ऊपर जाना है। मैंने क्या बोला, इफ देर इज अ ट्रेंड ऑफ सिंपल ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स देन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करो, और ट्रेंड अगर नहीं देते हैं तो आप लोग एवरेज, सिंपल एवरेज कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा भी हुआ सर कि यहाँ पे ट्रेंड भी नहीं है और क्वेश्चन इज सेइंग कि वेटेड एवरेज करना है, तो बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से ही करना है। लेकिन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ओके, चलिए तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाते हैं सर, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी सर एक अलग मेथड है, बहुत ही सिंपल है। गुडविल कैसे फाइंड होगा सर, जैसे एवरेज प्रॉफिट में फॉर्मूला क्या था गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, दैट मे बी सिंपल एवरेज, दैट मे बी वेटेड एवरेज। यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होगा गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। बट सर हाउ टू कैलकुलेट दिस सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट जो आप लोगों ने अभी तक देखा वो माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर एक एक स्टेप बढ़ते जा रही है, देखो हाँ ध्यान से। फॉर्मूला क्या है गुडविल का, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा सर, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के आपके पास दो तरीके हैं, एक असेट साइड है और दूसरा लाइबिलिटी साइड है। अगर एसेट साइड से जाते हो तो फॉर्मूला विल बी टोटल असेट्स, टोटल असेट सबका टोटल करना है, लेस आउटसाइड लाइबिलिटीज, सारे एसेट्स का टोटल करो, लेकिन उसमें तीन चीजें नहीं होनी चाहिए सर, एक है गुडविल, दूसरा है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और तीसरा है फिक्टिशियस असेट। ठीक है, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस, ये तीनों चीजें छोड़ के बाकी सारे असेट्स के टोटल करो, डिवाइड करो, माइनस करो आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो आप लोगों को मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है बिजनेस में वो। ओके, ये एसेट साइड से हुआ सर। अगर लाइबिलिटी साइड से जाना है तो क्या करेंगे, कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस असेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इतना पार्ट अगर आप लोग कर लोगे तो आपको मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड बाय लाइबिलिटी साइड। ओके, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया इनटू NRR। व्हाट इज NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब अगर कंफर्म ने अगर यही पैसा बाहर कहीं डाला होता तो उनको क्या रेट ऑफ रिटर्न से रिटर्न मिलता था, ये पैसा अगर आप लोग इन्वेस्ट करते थे बाहर कोई भी, तो क्या रेट से आपको रिटर्न मिलता था, दैट इज NRR। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अगर आप लोग करोगे तो यू विल गेट नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करोगे तो सुपर प्रॉफिट, और गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सिंपल एज दैट। सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जैसे आपने अभी पीछे देखा वैसा ही, सिंपल या वेटेड, जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से। तो एवरेज माइनस नॉर्मल इज सुपर, सुपर इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस इज गुडविल, सिंपल। ओके, तो चलिए ऐसा क्वेश्चन देखते हैं सर, आप लोग ये बताएंगे अभी, बहुत सिंपल। अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 years। देखो प्रॉफिट दिए हैं, नेट प्रॉफिट दिए 18,000, 20,000, 22,000। द कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ द फर्म इज 60,000। सर कैपिटल भी निकाल के दिया है 60,000। नॉर्मल रेट ऑफ कैपिटल इज 10%, तो 60,000 का 10% करोगे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट, सिंपल 6,000। Calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of average super profit of last 3 years। 3 years purchase ही निकालना है। चलिए सबसे पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट। सर देर इज नो ट्रेंड, ठीक है, तो मैंने सिंपल एवरेज किया, देखिए 18 + 20 + 22, राइट, तो 18 + 20 + 22 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 20,000 हुआ है। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट 60,000 इंटू 10%, 6,000, तो 20,000 माइनस 6,000, तो ये 14,000 हो चुका है सर। और
14,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस आप लोगों ने निकाला है गुडविल। एकदम सिंपल, कोई दिक्कत की बात है क्या बताओ? सिंपल एज दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आलोक एंड आकाश आर पार्टनर्स इन मेसर्स मेगा एंटरप्राइजेस। They admit Ashish as a partner with effect from 1st April 2018. They agreed to value goodwill 3 years purchase of super profit for the which they decided to take average profit of at least 5 years profit. पिछले 5 साल का एवरेज निकालना है। The profits for the last 5 years were, पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं 14, 15, 16, 17, 18, पिछले 5 साल 2 लाख दिया है, इंक्लूडिंग गेन ऑफ 25,000 फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स असेट। सर 2 लाख रुपए में ये गेन आया है 25,000 का, जो किससे है? सेल ऑफ फिक्स असेट। ये नॉर्मल एक्टिविटी है क्या? नहीं, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट 25,000 से बढ़ गया है। अभी मुझे उसको कम करना है, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा सर। तो 2 लाख में से 25 माइनस हो जाएगा तो 175 बच जाएगा। उसके बाद 170 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस, 50,000 का लॉस है सर। अगर 50,000 का मेरे पास यहाँ पे लॉस है तो मुझे बताइए कि क्या करना पड़ेगा? ये नॉर्मल लॉस है क्या? नहीं, एबनॉर्मल लॉस है सर। एबनॉर्मल लॉस की वजह से 50,000 से मेरा प्रॉफिट कम हो गया है। अभी वो प्रॉफिट को मुझे बढ़ाना है तो क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा। 170 में 50,000 ऐड हो जाएगा तो वो हो जाएगा 220। बाकी के 3 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिखेंगे। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज 15 लाख और एनआरआर इज 10%। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर इज नॉर्मल प्रॉफिट, और फिर एवरेज माइनस नॉर्मल सुपर करेंगे तो गुडविल आ जाएगा, राइट। तो वही देखिए, सारे प्रॉफिट्स ऊपर, यहाँ देखिए एडजस्टमेंट्स, यहाँ ये 25,000 कम हुआ, यहाँ ये 50,000 बढ़ गया, बाकी एज इट इज। ठीक है, देर इज नो सच ए ट्रेंड, दैट्स वाई इट इज एवरेज, सिंपल एवरेज। तो 10,85,000 डिवाइडेड बाई 5, 2,70,000। नॉर्मल प्रॉफिट 15 लाख का 10%, 1,50,000। 217 में से 150 चला गया, बचा 67,000। तो गुडविल इज इक्वल टू 67,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 इंटू 2,01,000। बताइए, कोई दिक्कत की बात लग रही है क्या? मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। आगे बढ़ रहा हूं ध्यान से। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं गाइस, ध्यान से देखिए। एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ XYZ एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर इज 54,000। सर एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन ने ही निकाल के दिया है। कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख दिया है और उसका एनआरआर दिया है, देखिए नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड 10%, तो 3 लाख का 10% दैट कम्स टू 30,000। बिल्कुल। द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 9,000। सर हमने देखा था, जब एवरेज प्रॉफिट देखा था तो रेम्यूनरेशन शुड बी डिडक्टेड, बिकॉज ये प्रॉफिट्स एक्चुअल प्रॉफिट नहीं दिखाएगा। अगर पार्टनर को रेम्यूनरेशन देना है तो माइनस करना पड़ेगा सर। तो रेम्यूनरेशन माइनस करने के बाद जो चीज आएगी वो होगा मेरा एवरेज प्रॉफिट, दैट इज 46,000। 54,000 में से अगर मैं 9,000 माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या कितना मिलेगा? यस, ओके। चलिए तो देखिए, द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 9,000। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालना है सर, एवरेज माइनस नॉर्मल। तो 54,000 आप लोगों का एवरेज प्रॉफिट है, जिसमें से 9,000 मुझे माइनस करना है, तो वो हो जाएगा 45,000। उसके बाद ये एवरेज प्रॉफिट हो गया। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? 30,000। 45,000 में से 30,000 माइनस करो, सुपर प्रॉफिट विल बी 15,000 एंड 15,000 इंटू 2 दैट कम्स टू 30,000। एकदम सिंपल सम है सर। Partner remuneration is deducted to determine normal profit because it is the value of its service to the firm for handling business. Business handle करने के लिए ये फर्म का प्रॉफिट है, तो इसीलिए हम लोगों ने उसको माइनस किया है। तो ये होने के बाद सर, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर, अभी ये आप भी सॉल्व कर सकते हो, ध्यान से देखिए। द एवरेज प्रॉफिट earned by a firm is 80,000 which is included undervaluation of stock of 8,000 on average preference. सर स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जिसकी वजह से 8,000 में अगर कम बताया है, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट 8,000 से कम हुआ है।
अभी मुझे वो प्रॉफिट को बढ़ाना है तो क्या करेंगे सर, ऐड बैक कर देंगे सर प्रॉफिट को, बिल्कुल वो 80,000 में वो ऐड हो जाएगा, दैट कम्स टू 88,000। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 8 लाख, एनआरआर का परसेंटेज है 8%, 8 लाख का 8% दैट कम्स टू 64,000 सर। तो 88 माइनस 64,000 दैट कम्स टू 24,000। और गुडविल इज कैलकुलेटेड 7 टाइम्स, तो 24,000 इंटू 7 1,68,000। बहुत ही सिंपल है सर, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आंसर आ गया। देखिए एवरेज प्रॉफिट 80,000 था, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हो गया जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया, अभी बढ़ाना है तो ऐड कर दिया। नोट देखिए, नोट क्या है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक रिड्यूसेस द नेट प्रॉफिट, हेंस एडेड टू डिटरमाइन द एडजस्टेड प्रॉफिट, इसीलिए ऐड किया है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला 64, माइनस किया 24 इंटू 7 किया, गुडविल, खत्म। कोई दिक्कत की बात गाइस? बिल्कुल नहीं सर, बहुत ज्यादा सिंपल है। उसके बाद आगे देखिए, ऑन 1 अप्रैल क्या बोल रहा है, देखिए on 1st April 2016 a firm had assets of rupees 3 lakh including cash of rupees 5,000. The partner's capital account showed a balance of rupees 2 lakh and reserves constitute the rest. देखिए कैपिटल अकाउंट क्या बोल रहा है, 2 लाख का आप लोगों का कैपिटल है और बचा हुआ रिजर्व है, ठीक है। इफ the normal rate of return is 10% and the goodwill of the firm is valued at 2 lakh at 4 years purchase. guys क्वेश्चन में goodwill देख ही रखा है, तो निकालना क्या है सर, find out the average profit of the firm। सर उल्टा जाना पड़ेगा ये क्वेश्चन में, एकदम ध्यान से। कैसे सर, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले, तो सुपर प्रॉफिट से निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। कितना ईयर्स परचेस दिया है सर, 4, और गुडविल देखिए रखा है 2 लाख, मतलब अगर मैं 2 लाख को डिवाइड करूं 4 से तो सुपर प्रॉफिट मिलेगा 50,000, राइट। तो सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूला से एवरेज माइनस नॉर्मल करना है, तो हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो लेकिन मुझे सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमने 2 फॉर्मूलाज देखे थे, टोटल असेट लेस आउटसाइड लायबिलिटी और कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लेकिन क्वेश्चन अगर देखें तो फर्म हैड एसेट्स ऑफ 3 लाख, 3 लाख के असेट्स हैं ऐसा उन्होंने बोला है, मतलब असेट साइड 3 लाख है तो लायबिलिटी साइड भी कितना होना चाहिए, 3 लाख, बिकॉज वो टैली होता है हमेशा। तो पार्टनर्स कैपिटल 2 लाख है और रिजर्व कंस्टिट्यूट द रेस्ट, मतलब 1 लाख का क्या होगा, रिजर्व। तो मतलब मेरा कैपिटल कितना हुआ गाइज, एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख। आप लोग असेट साइड से जाओ या आप लोग लायबिलिटी साइड से जाओ, आपका आंसर विल ऑलवेज बी द सेम। समझ रहे हो बात को? यस सर, तो यही चीज है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 3 लाख। इसके लिए नीचे नोट दिया है, देखिए, एज आउटसाइड लायबिलिटीज आर नॉट गिवन दे आर अज्यूम टू बी नील, दस कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल असेट। बिल्कुल सर, सारे असेट्स की टोटल है 3 लाख, तो 3 लाख का 10% हो गया 30,000। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट यहाँ पे 50,000 दिख रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हमने ऊपर निकाला 30, ये माइनस है, इक्वल टू के यहाँ जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो 50,000 प्लस 30,000 दैट कम्स टू 80,000 सर। समझ रहे हो क्या बात को? एकदम सिंपल। यस सर, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा पार्ट सुपर प्रॉफिट वाला खत्म होता है और नया थर्ड मेथड दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड सर। तो कैपिटलाइजेशन में हमारे 2 पार्ट होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले एवरेज प्रॉफिट देखते हैं सर। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और वो स्टेप्स फॉलो करने के बाद यू विल गेट योर गुडविल, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप गाइस? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का पहला स्टेप है, आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट अर्न, ठीक है। और उसके लिए आपको कैलकुलेट करना है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है, और उसके लिए वी रिक्वायर्ड एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट सर कैसे निकलेगा? जो आप लोगों ने अभी तक जितने पार्ट देखे सेम एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे भी निकलेगा, ठीक है। डिवाइड किससे करना है? एनआरआर से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, और इनटू करना है 100। तो इससे मिलेगा आप लोगों को
कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। दूसरा पार्ट आपको निकालना है क्या, नेट असेट। नेट असेट का ही दूसरा नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके हमें मालूम है। एक तरीका मैंने आपको फिर से एक बार दिया है, दैट इज ऑल असेट्स एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस, लेस आउटसाइड लाइबिलिटीज। ये करने के बाद हम लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। तो गुडविल कैसे आएगा सर, गुडविल इज इक्वल टू जो कैपिटलाइज वैल्यू आई है उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट असेट को हमें माइनस करना है। तो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट असेट। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सर इसके लिए एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिए। अ फर्म अर्न 60,000 एज अ प्रॉफिट। देखिए 60,000 प्रॉफिट अर्न करते हैं ऐसा बोला है, ये एवरेज प्रॉफिट हो गया क्या सर? बिल्कुल सर। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 10%। ओके, एसेट्स ऑफ द फर्म आर बीइंग 7,20,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल, और हमें एक्सक्लूडिंग गुडविल ही चाहिए क्या? बिल्कुल। एंड लाइबिलिटीज आर 2,40,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल फाइंड करना है सर, तो उसके लिए सबसे पहली स्टेप है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म के लिए फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%, तो डिवाइडेड बाय 10% अगर करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 6 लाख। दूसरा स्टेप है सर कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट और कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट असेट और कैपिटल एम्प्लॉयड में आप लोगों को क्या लेना है? टोटल असेट्स, सारे असेट्स का टोटल ले लो सर, दैट इज 7,20,000, जिसमें गुडविल नहीं होना चाहिए, नॉन ट्रेड नहीं होना चाहिए, फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए। उन्होंने ब्रैकेट में ही दिया है एक्सक्लूडिंग गुडविल है, बहुत अच्छी बात है। 7,20,000 माइनस लाइबिलिटीज, देखिए 2,40,000 के लाइबिलिटीज है, तो 720 माइनस 2,40,000 दैट कम्स टू 4,80,000 सर। तो गुडविल कैसे आएगा सर? गुडविल इज इक्वल टू 6 lakhs minus 4,80,000 that comes to 1,20,000. Simple as that. पहला स्टेप कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, दूसरा स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट असेट, तीसरा स्टेप कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट असेट करोगे तो गुडविल मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को? यस सर, बहुत ही सिंपल है। यस, और आगे बढ़ते हैं हमारे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के लिए। सर सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए अगेन हमारा गुडविल कैसे निकलता है पहले वो समझिए। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का गुडविल कैसे आता है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वहां पे क्या था सर सुपर प्रॉफिट मेथड में? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का जो प्रोसीजर है वो एज इट इज रहेगा यहाँ पे भी, राइट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है सर? एवरेज माइनस नॉर्मल। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? तो आइदर एसेट साइड आइदर लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड टोटल असेट लेस आउटसाइड लाइबिलिटी, टोटल असेट डज नॉट इंक्लूड गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस। लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। वही चीजें यहाँ पे दी गई हैं, देखिए जरा। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपको मालूम है, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर वो भी मालूम है। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर, एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है सर? जो पहले मेथड में सीखा वही चीज यहाँ पे फिर से फॉलो होगी। यस, तो सुपर प्रॉफिट कैसे आ रहा है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और फिर गुडविल निकालने का सिर्फ फॉर्मूला बदल रहा है सर, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बस इतना ही चेंज है गाइस। ओके, तो वही चेंज हम लोगों को करना है। और उसके बाद अगर ध्यान से देखोगे तो समझिए एक क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000। उसके बाद टोटल टेंजेबल असेट देके रखे हैं 14 लाख के, और आउटसाइड लाइबिलिटी देके रखा है 4 लाख। तो टोटल टेंजेबल असेट्स इन द फर्म आर 14 लाख and outside liabilities are 4 lakh. In the same type of business, normal rate of return is 10%.
एनआरआर दी दिए कि रखा है 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सर पहले तो सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद गुडविल अलग हो जाएगा। ओके, तो कैपिटल सबसे पहले, सुपर प्रॉफिट कैसे आता है सर? एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए वी रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड, तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट साइड से निकालो या लाइबिलिटी साइड से निकालो। क्वेश्चन में आपको असेट्स देखे रखे हैं और लाइबिलिटीज भी देखे रखे हैं, तो टोटल असेट लेस आउटसाइड लाइबिलिटीज अगर मैं करूंगा तो 14 लाख माइनस 4 लाख दैट कम्स टू 10 लाख मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। ओके, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर 10 लाख इंटू 10% दैट कम्स टू 1 लाख। तो सर सुपर प्रॉफिट कैसे आ रहा है? सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000 माइनस 1 लाख, दैट इज सुपर प्रॉफिट 50,000। सिंपल। तो सर गुडविल कैसे आएगा? 50,000 डिवाइडेड बाय 10% दैट कम्स टू 5 लाख। समझ में आ रहा है गाइज? सुपर प्रॉफिट एज इट इज जैसे हम लोग निकालते हैं वैसे निकालो, सिर्फ गुडविल का फॉर्मूला बदल रहा है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। ओके, एंड दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने जितना भी किया गाइज, ये सारा गुडविल का पार्ट था। हम लोगों ने आई थिंक 13-14 जो भी क्वेश्चंस किए होंगे, 12, 13, 14, वो सारे क्वेश्चंस एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। ये सारे क्वेश्चन रिवाइज करने के बाद हमारे बुकलेट में मैं आप लोगों को ये बुकलेट प्रोवाइड करूँगा। ये बुकलेट में टोटल अराउंड 20 सम्स हैं। हमने इसमें से 13-14 जो भी कर लिए हैं, 6 सम्स बचते हैं जो आप लोगों को ट्राई करने हैं गाइज। अगर आप लोगों को फिर कोई भी डाउट आता है तो हम लोग बात करके इसको सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं गाइज? ओके, तो चलिए यही सारे टॉपिक तक हमारा ये सेकंड टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद के टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्द ही अपलोड करेंगे और जल्द ही हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए टिल देन हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर। हेलो गाइज, कैसे हैं आप?